सुबह सुबह सड़क के बीचों बीच प्रिया एक लड़के को देखकर उस पर बरस पड़ी थी। मार के मुंह तोड़ दूंगी तेरा, बड़ाया सीटी मार रहा है देखकर। चिल्लाती हुई प्रिया करण का कॉलर पकड़कर उसकी माँ के सामने ले जाती है। अरे छोड़ मेरे बेटे का कॉलर, ये क्या बदतमीजी कर रही है तू उसके साथ? आपका बेटा मुझे देखकर सीटी मार रहा था आंटी। ऐसे नहीं इसे बिठाकर इसकी आरती उतारती रहती क्या मैं? मेरा मुंह मत खुलवा, मेरा बेटा तुझे देखकर सीटी मारेगा? तेरे मुंह में ऐसा है क्या? तुझे देखकर तो मोहल्ले के लोग मुंह फेर लेते हैं। कितना अच्छा नाम है तेरा मोहल्ले में, ये सब जानते हैं। बढ़िया आई। सुजाता के घर से आ रही आवाज सुनकर बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। सुबह तो तुम पार्टी पूरी करके वापस आती हो और भाभी जी के बेटे को बुरा भला कह रही हो। पहले खुद को तो सुधार लो प्रिया, हमारा रोशन ऐसा नहीं है। इससे क्या ही कुछ समझ में आएगा आंटी जी, ये तो खुद नशे में, इसकी आंखें देखिए कैसी लाल पड़ी हुई है, देख के लग रहा है कि नशा किया इसने। तभी प्रिया की माँ भागती हुई वहां आती है। और कितना तमाशा करेगी तू, चल घर वापस। हर रोज किसी न किसी को पकड़कर पीटना शुरू कर देती है। मेरा हाथ छोड़ दो मम्मी, आज रोशन मुझसे पिट जाएगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे देखकर सीटी मारने की? अरे बेटा वो कोच है, तू भूल क्यों जाती है? औरतों को पीटी करवा रहा था, रोशन ने उन्हें देखकर सीटी बजाई। अच्छा, पर फिर भी मैं तो इसे मारूंगी। मनीषा प्रिया को खींचकर किसी तरह अपने घर ले जाती है, जहां हाथ में न्यूज़पेपर पकड़े मुरारी झपकियां ले रहा था। यहाँ बेटी बाहर तमाशा कर रही है और बाप एक उसकी नींद पूरी नहीं हो रही। उठिए जी उठिए, देख रहे हैं आप अपनी बेटी की करतूतें? पूरे मोहल्ले में बदनाम हुई पड़ी है ये, ऐसे तो हो गई इसकी शादी। हाँ बोलता हूँ। जा प्रिया जरा नहा धो ले, अपना होलिया ठीक कर ले, कुछ देर में लड़के वाले आ रहे तुझे देखने। प्रिया तैयार होकर लड़के के आने का इंतजार कर रही होती है, पर लड़के वाले नहीं आते। आती है तो उनकी ये खबर। यूं तो प्रिया ने हम दोनों के परिवार के बीच में ऐसे रिश्ते छोड़े नहीं कि मुझे यहाँ आना चाहिए था, पर फिर भी पड़ोसी धर्म निभाने आई हूँ। बाहर लड़के वाले आए थे प्रिया के बारे में पता करने, पर उसकी ऐसी रेपुटेशन है मार्केट में कि लोगों से पता करने के बाद उन्हें यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं हुई। ऐसा मत बोल मेनका। मैंने तो बात पर बहुत मिट्टी डालने की कोशिश की भाभी, पर आज सुबह जो तमाशा हुआ उसके बाद सुजाता भाभी चुप रहती क्या? थू थू करते गए लड़के वाले, अब वो भी जाकर 10 लोगों को बताएंगे। 8वां परिवार वापस लौटा है। अब तो प्रिया की शादी मुश्किल ही लगती है। मेनका की बात सुनकर मनीषा बहुत टेंशन में आ जाती है, पर न इस बात से उसकी बेटी को फर्क पड़ता है, ना ही उसके पति को। अब परेशान औरत क्या ही कर सकती है सिवाय अपने मायके वालों को फोन लगाने के, और मनीषा करती है अपने भाई शकुनी को कॉल। बेना बता क्या बात है? तुम्हारी भांजी तुम पर चली गई है भैया, ऐसी ऐसी हरकतें इसकी कि क्या बताऊं। तुम तो मर्द थे तो निभ गए, ये तो औरत है कैसे निभेगी? 12-1 बजे उठती है, रात को 4 बजे घर वापस लौटती है। जब मन किया पड़ोसियों से कलेश कर दिया, आज सुबह एक लड़की को पीट कर आई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसे में इसकी शादी कैसे होगी। अरे बहन मैं हूं ना, तो फिक्र बहुत करती है। भांजी से बात करवाओ मेरी, ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगा कि महीने भर के अंदर अंदर उसकी शादी हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या बता दोगी तुम उसे भैया? थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है बस। मैं कल सुबह की गाड़ी से ही आ जाता हूँ। शकुनी अगली सुबह ही अपनी भांजी के पास पहुंच जाता है। मामा आप देखो ना, मम्मी ने परेशान करके रख दिया है मुझे। अरे भांजी मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेती हो? आओ मेरे पास बैठो। बड़ा कदम उठाने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? 2 कदम पीछे लेने होते हैं। ले लो 2 कदम पीछे। यहाँ तेरे पापा कितना ही कमाते हैं, भले वो मेरे जीजा हैं, पर घूम फिर कर 40,000, इतने में होता ही क्या है? लाइफ एंजॉय कर पा रही है क्या तू? जरा भी नहीं। 1 महीने सीधी बन जा, फिर 60-70 लाख कमाने वाला लड़का मिल जाएगा, फिर आराम से ऐश करना। मुझे मिलेगा क्या ऐसा लड़का? मजाक कर रहे हो मामा? अरे बहन जी तुम ना टेंशन बहुत लेती हो। शकुनी प्रिया को ऐसी पट्टी पढ़ाता है कि अगली सुबह सफेद रंग की साड़ी पहनकर प्रिया अपने कमरे से बाहर निकलती है और सीधा रसोई में चली जाती है। तुम्हारे भाई ने क्या कर दिया मेरी बेटी के साथ जो ये रसोई में जा रही है? कहीं से कुछ हो तो नहीं गया? आज खाना मैं ही बनाऊंगी पिताजी आपके लिए भी, और माताजी आपके लिए भी। प्रिया खाना बनाकर अपनी माताजी पिताजी मेरा मतलब है अपने पापा मम्मी को तो खिलाती है, साथ में अपने पड़ोसियों के घर भी लेकर जाती है। ये क्या तमाशा है प्रिया? जरूर इसके बाद तुम फिर से कोई ड्रामा करोगी।
अपनी पुत्री समझकर मुझे माफ कर दीजिए चाची जी। बचपन में नादानी में न जाने कितनी गलतियां कर दी मैंने। भरत भाई जैसे रोशन को सभी के सामने क्या कुछ नहीं बोला, पर अब मुझे समझ में आ गया है। आप मुझे माफ नहीं करोगे तब भी मैं कोशिश करती रहूंगी आपकी माफी पाने के लिए। प्रिया का ऐसा बर्ताव देखकर सभी हैरान थे। अब रोज प्रिया समय से उठती, समय से सोती, सभी को प्यार से बोलती, यहाँ तक कि पड़ोसियों के घर खुद जाकर खाना बनाती। और एक ऐसी लड़की की तलाश में सुषमा अपने घर से निकलती है। कोई भी लड़की सुषमा को नहीं फंसा सकती, मैं अच्छे से जानती हूँ। ये आजकल की लड़कियों की टेंडेंसी। पहले मम्मी जी करती हैं, बाद में अपनी औकात दिखा देती हैं। मैं तो कम से कम 1 महीने का ट्रायल लूंगी। कौन सी लड़की ट्रायल देने आएगी आपके पास? ऐसा तो आपका बेटा कमारा रह जाएगा। ऐसा आप शगुन मत बोलिए पापा, 30 साल की तो उम्र हो गई है मेरी। जा रहे ना हम प्रिया को देखने, हो सकता है ये अच्छी निकले। करण के परिवार वाले अड़ोसियों पड़ोसियों से प्रिया के बारे में पता करते हैं और सभी के मुंह से बस एक ही बात निकलती है, सीता है सीता। प्रिया के बारे में पता कर रहे हैं आप? अरे क्या बताओ बहन जी, जिसके घर जाएगी भाग्य खुल जाएंगे। मुंह में बोल ही नहीं है बच्ची के। आप लोग बिना बताए आए हैं ना, एक बार घर जाए उसके आपको खुद समझ में आ जाएगा। सुषमा अपने परिवार के साथ बिना बताए प्रिया के घर पहुंचती है, जहां वो देखती है कि अपनी माँ के पैर दबाती हुई प्रिया टीवी पर सत्संग देख रही है। नमस्ते भाभी जी, मुझे पता चला कि आपके घर में लड़की है। मैं बताकर आती, पर अचानक यहाँ से गुजरना हुआ तो सोचा देखते चली जाऊं प्रिया को। और क्या प्रिया बेटा, अपनी मम्मी के साथ बैठकर ये सत्संग क्या देख रही हो? लाओ रिमोट, मैं कुछ अच्छा नाच गाना लगाती हूँ। सुषमा टीवी का चैनल चेंज करती जाती है, पर टीवी में सिर्फ पूजा पाठ, तीर्थ और कीर्तन के चैनल ही सेट थे। गाना सुनना है आंटी जी आपको, तो आपको अपने फोन में ही सुनना होगा, क्योंकि टीवी पर तो सिर्फ भजन कीर्तन के चैनल ही रखती हूँ मैं। मेरा मानना है कि ऐसी चीजें देखनी ही नहीं चाहिए जो दिमाग में नेगेटिविटी डाले। जाना तो आखिर भगवान के पास ही है ना, तो दिन भर बस उन्हीं को याद करके सारे काम क्यों न किए जाए। अरे वाह बेटा, आज के जमाने के हिसाब से बहुत ही ऊंचे ख्याल आता है तुम्हारे। दोनों परिवार में बातचीत शुरू हो जाती है। फिर प्रिया किचन के बाहर अपनी चप्पल उतारकर सर ढककर रसोई में जाती है और सभी के लिए खाना लेकर आती है। हमेशा ऐसे ही सर ढककर रहती हो क्या तुम? नहीं बिल्कुल नहीं, पर मेरा मानना है कि रसोई अन्नपूर्णा होती है और उन्हें इज्जत देना तो हमारा फर्ज होना चाहिए। जिस लेवल की सीधी है, ये बिगड़ कर भी कितनी ही बिगड़ेगी। अचानक आए हैं हम, तब भी इसी रूप में है, यानी लड़की बिल्कुल ठीक है। सुषमा को प्रिया अच्छी लगती है, पर फिर भी वो 2-3 मुलाकातें करती है। प्रिया हर बार अपनी इसी अवतार में रहती और फाइनली सुषमा शादी के लिए हाँ कर देती है और बहू बनकर प्रिया को अपने घर ले आती है। अगली सुबह पूरे मोहल्ले की औरतों के सामने सुषमा अपनी बहू की तारीफों के पुल बांध रही थी। आजकल की बहुओं का बस चले तो निक्कर में घूम ले, ऐसा तो हमने किसी चीज की मनाही नहीं की, पर प्रिया ने कहा कि इस असभ्यता की ओर मेरा झुकाव ही नहीं है मम्मी जी। हाँ भी हाँ मम्मी, पिछले 2 घंटे से प्रिया पुराण ही सुन रहे हैं हम। इतनी अच्छी है बहू तेरी तो कहाँ छिपी बैठी है? 10 बज गए, नींद नहीं खुल रही क्या उसकी? अरे नई नवेली दुल्हन बेचारी शर्मा रही होगी, जाकर उसे बाहर ले आ। तैयार होकर बैठी हुई होगी, मैं भी बुला कर लाता हूँ। करण अपने कमरे का दरवाजा खटखटाता है और आंख मसलती हुई अपने पति के बॉक्सेस और टी शर्ट में प्रिया बाहर आकर सभी के सामने सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ जाती है। OMG, कोई निकल लिया क्या? मम्मी जी, पापा जी कहाँ है? पापा जी के साथ बहुत कम वक्त बिता पाई मैं। शॉर्ट एंड स्वीट इट वाज। ये क्या बोल रही है तू? ऐसा कुछ नहीं है, मरे इनके दुश्मन। तो फिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? ये लो बोली सुषमा की सती सावित्री बहू। लगता है नींद में है बेचारी। जा बहू, मुंह धोकर फटाक से आजा, ये मोहल्ले की औरतें तेरे मुंह दिखा के लिए आई हैं। बिना कॉफी पिए मुंह कौन धोता है मम्मी जी? करण, जरा कॉफी लेकर आओ ना प्लीज, और हाँ विदाउट शुगर और थोड़ी कड़क। कल इतना काम हो गया, 7 फेरे, फिर इतना भारी लहंगा, ओ माय गॉड। आती ही ससुर की मौत के सपने देख रही है तुम्हारी बहू। कपड़े तो कम से कम ढंग के पहनकर निकलती, साड़ी ना सही टांगे तो ढक लेती।
सुषमा तो पसीने पसीने हो जाती है। सभी मेहमानों के सामने उसकी इज्जत का भाजी पाला हो चुका था। एक एक कर सभी मेहमान सुषमा पर थूक कर वापस चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गणेश मेहमानों के लिए नाश्ता लेकर वापस आता है। अब क्या नाश्ता लेकर आए हैं आप? सारी इज्जत तो दे दी आपकी बहू ने, हालत देखिए इसकी। मैंने तो पहले ही कहा था इतना दिमाग मत लगाइए, किस्मत में अगर कंकर है तो कंकर ही आता है। ये लीजिए, इतने ट्रायल के बाद भी आखिर में मॉडर्न लड़की ये आई ना घर पर। मॉडर्न और बेशर्मी में फर्क होता है पापा, ये तो पिछली वाली से भी खराब आ गई। अब सबका गाना रोना हो गया। तो मैं नाश्ता कर लूं? जरा नाश्ता इधर पास कीजिए ना पापा जी। और आराम से नाश्ता करने के बाद प्रिया तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती है। घर की इज्जत बचाए रखने का ठेका सिर्फ मैंने ही लिया है क्या? चूड़ा नहीं उतरा हाथ से और तुम्हारी बीवी घूमने चली गई। 5 घंटे हो गए उसे निकले, इतनी देर से वो बाहर क्या कर रही है? जरा फोन मिला। करण प्रिया को फोन लगाता है। कहो प्रिया, तुम 5 घंटे हो गए निकले हुए, अच्छा लगता है क्या ऐसे? किसी ने तुम्हें अकेले बाहर देख लिया तो क्या सोचेगा? लोगों का क्या है करण, उन्हें सोचने दो। और कोई ऑटो टैक्सी में नहीं घूम रही हूँ मैं, तुम्हारी कार लेकर गई हूँ और सेफली वापस आ जाऊंगी। आज मैं क्लब के बाहर हूँ, अंदर जाने के बाद ना मुझे फोन की कोई खोज खबर रहेगी नहीं, तो कॉल मत करना प्लीज। मेरा जैसे ओवर होता है मैं वापस आ जाऊंगी। ये थी घर की नई बहू की हरकतें। सुषमा तो अपना सर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। आप रोइए मत सुषमा जी, हम कुछ सोचते हैं, कोई तो उपाय होगा। क्या उपाय होगा? शाम के 8 बज गए हैं, अभी तक लड़की घर नहीं आई। इतना तो अपनी बेटी के वक्त भी मुझे टेंशन नहीं लेना पड़ा था जितना ये बहू मुझे अभी दे रही है। प्रिया के इंतजार में सभी हॉल में ही सो जाते हैं। रात के 2 बजे खिड़की से प्रिया घर के अंदर आती है। उसकी आवाज से करण की नींद खुल जाती है। अब आई हो तुम प्रिया? जल्दी आ गई ना। अरे मैं सुबह 4 के पहले ना क्लब से निकलती नहीं, आज तो उन्होंने धक्के मारकर निकाल दिया, वरना 2 घंटे तो लगने ही थे। प्रिया ने हद कर दी थी। उसके सास ससुर उसके साथ जितना मीठा व्यवहार कर रहे थे वो उतनी ही ज्यादा ड्रामे कर रही थी। और आखिरकार परेशान होकर गणेश अपनी समधन को कॉल लगाता है। क्या ये लड़की ये सब कर रही है वहां पर? हे भगवान, वही मुझे लगा ये इतनी जल्दी सुधर कैसे गई। हमारी तो नहीं सुन रही है, आप ही समझाइए अब इसे समझन जी। घर की इज्जत भी कोई चीज होती है कि नहीं? समाज के सभी लोगों में आते हैं हम। मेरी सुनती है कहाँ वो? पर एक इंसान है जो प्रिया को लाइन पर ला सकता है, उसके मामा जी। मैं अभी शकुनी भैया का नंबर आपको भेजती हूँ, आप भैया से बात कीजिए। अपनी बहू को कंट्रोल में लाने के लिए गणेश शकुनी को कॉल लगाता है और उसे सारी बात बताता है। इतना ड्रामा कर देगी प्रिया, मुझे नहीं पता था भाई साहब। मैं आपके आगे दोनों हाथ जोड़ता हूँ। प्रिया से जो गलती हो गई उसके लिए माफ कर दीजिए। न जाने क्या चूक रह गई थी हमारे संस्कार में, पर अब मैं ना आपको एक उपाय बता रहा हूँ। वो उपाय अगर काम न किया तो आपकी जूती मेरा सर लेकर वापस आ जाऊंगा मैं। बस 2 दिन लगेंगे और सब ठीक हो जाएगा। अरे बताइए बताइए भाई साहब, घर की इज्जत का सवाल है। प्रॉब्लम कहीं भी हो, इज्जत तो दोनों परिवार की ही जाएगी। अब तो हम दोनों परिवार एक ही है ना। प्रिया दिन भर घर पर रहती नहीं और ड्रामे करती है, तो आप सब उससे भी ज्यादा ड्रामे करना शुरू कर दीजिए। कल उसका जन्मदिन है। अपने जन्मदिन पर प्रिया कोई पार्टी नहीं करती। यही मौका है आप सबका अपनी पार्टी को शुरू करने का। मतलब वो अगर 1 कदम चले तो हम 7 कदम चले? समझ गया मैं। अपने जन्मदिन के दिन हर साल की तरह प्रिया 8 बजे उठकर अपने कमरे से बाहर आती है, पर वो क्या देखती है, अभी तक कोई जागा ही नहीं। पापा जी मम्मी जी तो मुझे सुबह सुबह ही सरप्राइज देते थे, ये लोग इतनी देर क्यों करते हैं जागने में। 11:30 बजे सुषमा, गणेश और करण अंगड़ाई लेते हुए अपने कमरे से बाहर आते हैं। ये क्या वक्त हुआ उठने का करण? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं आप सबका। टीवी देख देख कर बोर हो गई। अरे तो क्लब चली जाती बहू। क्या? नहीं तो क्या बेटा, हमें तो संस्कारी लगी, इसलिए तेरे सामने हम भी संस्कारी बनने की एक्टिंग कर रहे थे। पर अब हम कंफर्म है कि तुम हमारे जैसी हो, तो हमें और ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम क्या बातें करे जा रहे हो गन्नू, जाकर कॉफी लेकर आओ। आई मेक इट हार्ड। करण तू बाहर से खाना ऑर्डर कर ले, फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी करने जाऊंगी। हाँ मम्मी, फिर मैं भी निकल जाऊंगा। तुम भी आधे घंटे में निकल जाओ प्रिया, ताकि घर खाली हो जाए तो मैं भी अपने दोस्तों को पार्टी करने बुला लूं। आज कहीं नहीं जा रही हूँ मैं पापा जी, आज का कोई प्लान नहीं है। आज मेरा बर्थडे है ना, मुझे लगा आप सब मुझे सरप्राइज देंगे। आज तुम्हारा बर्थडे है? करण अपने कमरे से एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है।
आज तुम्हारा बर्थडे है, फिर मार तो पड़ेगी। बताओ कितने साल की हो गई तुम? मेरी तरफ से भी मारना करण, क्योंकि प्रिया अब हमारी बहू कम दोस्त ज्यादा है। करण जैसे ही डंडा लेकर प्रिया की ओर भागता है, वो भागते हुए अपने कमरे में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। धीरे धीरे सभी बाहर चले जाते हैं और गणेश अपने दोस्तों को बुलाकर बाहर पार्टी करने लगता है। अपने कमरे के दरवाजे को खोल खोलकर प्रिया सब कुछ देख रही थी। हद होती है बेशर्मी की। घर में जवान बहू है, फिर भी पापा जी यहाँ ड्रिंक कर रहे हैं। 5वां बोतल कटकने वाले हैं, वो भी बिना पानी के। 6-7 घंटे बीत जाते हैं और प्रिया अपने कमरे में ही रह जाती है, भूखी प्यासी। रात के 12 बजे करण लौटता है। तुम आ गए करण, पता है मुझे कितना डर लग रहा था। ये देखो हॉल में पापा जी के सारे दोस्त नशेड़ियों की तरह कैसे पड़े हुए हैं। अरे तो क्या हो गया डार्लिंग, तुम भी पड़ जाती। व्हाट आर यू मैड? और छी, कैसी बदबू आ रही है तुम्हारे मुंह से? क्योंकि मैंने पी है। ओह गॉड, मम्मी जी कहाँ है? वो तो अब कल सुबह ही आएगी। सुबह के 4 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। प्रिया जाकर दरवाजा खोलती है। एक हाथ में प्लास्टर, दूसरे में बोतल लिए मिनी ड्रेस पहने सुषमा प्रिया के ऊपर आकर गिरती है। ये क्या हालत बना ली है मम्मी जी आपने अपनी? अरे वो क्लब में ना एक पागल से बहस हो गई थी मेरी। मैंने उसका सर फोड़ दिया तो मेरा हाथ तोड़ दिया। मैं हूँ, अंदर आओ ना। सुषमा की आवाज सुनकर उसके साथ एक लड़का भी घर के अंदर आता है। अपने घर में ये बेशर्मी देखकर प्रिया के अंदर का सारा ड्रामा खत्म हो जाता है। अगली सुबह से ही वो सती सावित्री बन जाती है और फिर उसके घर वाले तो सच में एक्टिंग कर रहे थे, सुधरने का ड्रामा वो भी कर लेते हैं और फाइनली सुषमा का घर स्वर्ग बन जाता है। मालती देवी अपने बड़े बेटे राजवीर और छोटे बेटे मोहित के साथ हंसी खुशी शांति से जीवन जी रही थी। उनके पति का देहांत काफी पहले हो चुका था और उनके गुजर जाने के बाद दोनों बेटे ही मालती देवी का अच्छे से ध्यान रखते थे। राजवीर और मोहित अलग अलग ऑफिस में काम करते थे और दोनों अपनी नौकरी से बहुत खुश थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर घर में मालती देवी पूरा दिन अकेले रहती थी और अकेले उनका जरा भी मन नहीं लगता था। शाम से ही दरवाजे पर टकटकी लगाए अपने बेटों के आने का इंतजार करती रहती। एक दिन जब मालती देवी घर में अकेले बैठी थी, तभी पड़ोस वाली कमला मौसी उनसे मिलने आती है। अरे कोई है क्या घर में? अरे कौन होगा, मैं ही बुढ़िया बैठी हूँ अकेले। अरे कब तक ऐसे अकेले दिन गुजारोगी? कुछ सोचा है आगे क्या करना है? क्या मतलब? मतलब ये कि बेटों की शादी करनी है या ऐसे ही बुढ़ापा निकालना है? अरे मैं बुढ़िया कहाँ लड़की ढूंढूं? तेरी नजर में कोई है तो तू ही बता दे। नजर में तो है और इसीलिए तो मैं आई हूँ। ये देख फोटो, इसका नाम है गौरी। बड़ी ही अच्छी लड़की है, घरेलू है और खूब कामकाजी। तू कहे तो तेरे राजवीर की बात चलाऊं? लड़की तो वाकई में बड़ी सुंदर है। एक बार मैं राजवीर को ये फोटो दिखा दूंगी, फिर तुझे कल बताती हूँ। हाँ कोई ना, आराम से दिखा देना और मुझे कल बता देना। रात को जब राजवीर और मोहित घर आते हैं तो खाना खाने के बाद मालती देवी गौरी की फोटो राजवीर को दिखाती है और उससे शादी की बात करती है। देख बेटा, लड़की तो बहुत अच्छी है। कमला मौसी ने रिश्ता बताया है तो वह ऐसा वैसा रिश्ता तो कभी बताएगी नहीं। माँ आप देख लो ना, जैसा आपको ठीक लगे। अरे लड़की तो सुंदर है माँ, अब जल्दी से भैया की शादी करवाओ, तभी तो मेरा नंबर लगेगा। अच्छा, तुझे बड़ी जल्दी है शादी की, तो तू ही क्यों नहीं कर लेता? अरे भैया इतनी भी जल्दी नहीं मुझे, पहले आप करो फिर आपके बाद मैं भी कर लूंगा, है ना माँ? हाँ और क्या, तेरी शादी के बाद मैं ज्यादा टाइम नहीं रुकूंगी और जल्दी तेरी भी शादी करवा दूंगी। कुछ समय बाद राजवीर की शादी गौरी से हो जाती है। गौरी सच में बड़ी ही सुंदर और कामकाजी होती है। वो शादी के बाद अकेले पूरा घर संभाल लेती है। गौरी के मायके में उनके घर के सामने एक खूब बड़ा पार्क होता है, पर ससुराल में चारों तरफ मकान ही मकान होते हैं। एक दिन गौरी बालकनी में राजवीर के साथ खड़ी बातें कर रही थी। तुम्हारा मन यहाँ लग तो गया ना? हाँ मन तो लग गया, बस यहाँ ना बिल्कुल हरियाली नहीं है, मैं वही मिस करती हूँ बहुत। ओहो, पर इसका तो हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है। अब तो लगता है गार्डन वाला घर लेना पड़ेगा। नहीं यही ठीक है। राजवीर को ये बात खटकती रहती है कि उसकी बीवी की वो एक इच्छा पूरी नहीं कर सकता। अगले दिन जब राजवीर ऑफिस से घर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक पेड़ पौधे बेचने वाला दिखता है।
उसे देखकर राजवीर को गौरी का ख्याल आता है। अरे क्यों ना मैं ये सुंदर सुंदर फूल वाले पौधे ही खरीद लूं, गौरी बड़ी खुश हो जाएगी। राजवीर 2-3 पौधे खरीद लेता है और घर ले जाता है। जब गौरी दरवाजा खोलती है तो फूल वाले पौधे देखकर चौंक भी जाती है और खुश भी होती है। अरे ये क्या? आज मैंने बहुत सोचा और फिर मुझे एक पौधे वाला दिख गया और मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर हम गार्डन या घर नहीं खरीद सकते तो क्या हुआ, हम अपनी बालकनी में गार्डन तो बना ही सकते हैं ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं कल ही बालकनी में पड़ा बेकार का सामान हटा देती हूँ और वहाँ सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाऊंगी। बस फिर अगले दिन राजवीर और मोहित के ऑफिस जाने के बाद गौरी घर का सारा काम खत्म करके बालकनी को अच्छे से साफ कर देती है। उसके बाद इतने सारे गमले वहाँ लगा देती है कि बालकनी पूरा बगीचा बन जाती है। वो उसमें फूल, सब्जी और बड़े ही सुंदर पौधे लगाती है। गौरी को अपना बगीचा इतना अच्छा लगता है कि वो अक्सर अपना वक्त वहीं बिताती। वो बगीचे का अच्छे से ध्यान भी रखती है। एक दिन गौरी अपनी सास के साथ उस बगीचे में खड़ी बातें कर रही थी। बगीचा तो तूने खूब सजाया है, कितना सुंदर सुंदर फूल लग रहा है और इसमें तो टमाटर भी आ गया। वो देखो माँ जी, बैंगन, धनिया और भिंडी भी लग रहे हैं। और आप ये देख रही हो ना, इसमें अब छोटे छोटे संतरे लगने वाले हैं। अरे वाह, तूने तो यहाँ बहुत कुछ लगा दिया। बढ़िया है, बढ़िया। कभी कभी मैं सोचती हूँ बस जैसी तू है ना वैसे ही मेरे मोहित के लिए भी कोई लड़की मिल जाए, फिर तुम दोनों मिलकर घर संभालो और मैं बेफिक्र हो जाऊं। अरे तो कमला मौसी को ही बोलो ना, उन्होंने ही तो हमारी शादी करवाई थी। वो मोहित भैया के लिए जरूर कोई बढ़िया रिश्ता बता देंगी। हाँ, ये तूने अच्छा याद दिलाया, मैं कल ही उससे बात करती हूँ। अगले ही दिन मालती देवी कमला के पास जाती है और मोहित की शादी की बात करती है। कमला मौसी रोहित के लिए 2-3 रिश्ते बताती है, जिसमें से एक लड़की सबको बहुत पसंद आती है। जल्दी उनके रिश्ते की बात चलती है और फिर कुछ ही समय बाद उनकी शादी भी हो जाती है। मोहित की पत्नी नीरू कुछ ही दिनों में घर में घुल मिल जाती है। मालती देवी के अब दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और सब सुख शांति से चल रहा था। एक दिन नीरू बालकनी में खड़ी थी क्योंकि उसका कोई पार्सल आने वाला था। वो नीचे झांकने की कोशिश करती है पर पेड़ पौधों की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये क्या मुसीबत है, घर को बगीचा बना दिया है, ये कोई जगह है क्या इतने पेड़ पौधे लगाने की? अब कोई नीचे दिखाई भी नहीं दे रहा, लगता है नीचे ही जाकर देखना पड़ेगा। नीरू को नीचे जाना पड़ता है। नीचे से वो जब पार्सल लेकर आती है तो आते ही गौरी को कहती है, अरे भाभी, आपने ये इतने सारे पेड़ पौधे घर में क्यों लगा रखे हैं? अरे वो मुझे ना पेड़ पौधे और हरियाली बहुत पसंद है। हाँ तो आप पार्क जाया करो ना, घर को पार्क बनाने की क्या जरूरत है? मेरे पेड़ पौधों से तुम्हें क्या दिक्कत है नीरू? दिक्कत तो होगी ना भाभी, ऊपर से झांको तो नीचे कोई दिखता ही नहीं। मुझे पार्सल के लिए नीचे जाना पड़ा और इतनी देर इंतजार भी करना पड़ा। अरे तो एड्रेस समझा देती ना, वो ऊपर आकर दे जाता। उससे एड्रेस मिल नहीं रहा था, तभी तो जाना पड़ा। और बस बात इतनी सी नहीं है, और भी दिक्कत है। आप ये पेड़ पौधे यहाँ से हटा दो। अरे क्या दिक्कत है? आज तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुई। मेरा एक ही शौक है और मुझे अपने बगीचे से बहुत प्यार है। मैं यहाँ से एक गमला भी नहीं हटाऊंगी। इतना कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। नीरू को बड़ा ही गुस्सा आता है। ऐसे कैसे नहीं हटाओगे गमले, हटाने तो पड़ेंगे ही। अगले दिन नीरू अपनी सास के साथ बैठी थी और उनसे बातें कर रही थी। माँ जी, मेरे कमरे में इतना ज्यादा सामान हो गया है कि कमरा बिल्कुल खचाखच भर गया है। अरे तो जो किसी काम का नहीं है उसे बाहर निकाल दे। ठीक है माँ जी, मैं कल ही निकालती हूँ। अब नीरू अगले ही दिन अपने कमरे की सफाई में लग जाती है और सारा फालतू सामान बाहर निकाल देती है। उसमें कुछ फालतू कपड़ों की पोटली, एक स्टूल, एक अलमारी और 2-4 और भी सामान थे। नीरू वो सब सामान बालकनी में ले जाकर रख देती है। थोड़ी देर बाद जब गौरी पौधों को पानी देने आती है तो वहाँ पड़े फालतू सामान को देखकर बड़ी गुस्सा होती है। माँ जी, ये सब फालतू का सामान यहाँ किसने रखा है? अरे वो नीरू बहू ने आज अपने कमरे की सफाई की है ना, बोल रही थी बहुत सारा फालतू सामान पड़ा है, उसी ने रखा है ये सब। अच्छा, तो ये फालतू है ना? हाँ हाँ, सब बेकार का फालतू सामान ही तो है। गौरी उसी वक्त एक कबाड़ी को घर लेकर आती है और वो सारा सामान उसे बेच देती है। थोड़ी देर बाद जब नीरू बालकनी में आती है तो अपना सामान वहाँ ना पाकर सीधा जेठानी के पास जाती है। मेरा कुछ सामान बालकनी में रखा था, कहाँ है वो सब? अरे वो तो सब बेकार था ना, तो मैंने कबाड़ी को बेच दिया। क्या? आपने मेरा सामान मुझसे बिना पूछे कबाड़ी को बेच दिया?
आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अरे माँ जी ने तो बताया कि वो फालतू सामान है, इसलिए तुमने बाहर निकाल कर रख दिया है। अब उस सामान की वजह से मेरे पेड़ पौधे खराब हो रहे थे, तो मैंने सोचा इसे मैं ही बेच देती हूँ। ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया भाभी, अपने फालतू के पेड़ पौधे के लिए मेरा सामान कबाड़ी को बेच दिया। नीरू गुस्से में वहां से चली जाती है। अब उसके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि वो इस बात का बदला कैसे ले। काफी सोचने के बाद नीरू के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगले दिन जब गौरी मंदिर जाती है तो पीछे से नीरू बालकनी से सारे गमले गायब कर देती है और बालकनी को एकदम खाली कर देती है। कितनी सुंदर लग रही है बालकनी, पता नहीं घर को जंगल बनाकर रखा हुआ था। अरे बालकनी तो ऐसी होनी चाहिए, खाली और साफ सुथरी। नीरू बालकनी में कपड़ों का स्टैंड रख देती है और अपने सारे कपड़े धोकर उस पर सुखा देती है। जब गौरी मंदिर से घर वापस आती है तो अपने सारे गमले गायब देखकर गुस्से में लाल हो जाती है। नीरू, नीरू कहाँ हो तुम? इधर आओ। क्या हुआ भाभी? मैं घर में ही हूँ, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? सच सच बताओ, तुमने मेरे सारे गमले कहाँ गायब कर दिए? अरे वो तो मैंने फ्री में लोगों को बांट दिए। लोगों को बांट दिए? मेरे लगाए पेड़ पौधे लोगों को बांट दिए? एक एक पौधे से मुझे कितना लगाव था, कुछ अंदाजा भी है तुमको? कितनी मेहनत से अपना बगीचा मैंने बनाया था, क्यों किया तुमने ऐसा? अरे भाभी, पेड़ पौधे ही तो थे, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे कोई बच्ची हो। आपने पूरे घर को जंगल बना रखा था, देखो अब कितना साफ और सुंदर लग रहा है। और देखो अब हम यहीं अपने कपड़े सुखा भी सकते हैं, छत पर जाने की जरूरत नहीं है कपड़े सुखाने के लिए। नीरू को ऐसे खुश देख गौरी को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी सास को बुलाती है और सारी बात बताती है। अरे ये तो गलत बात है नीरू की, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको नीरू। माँ जी देखिए ना, भाभी ने खड़े होने तक की जगह नहीं छोड़ी थी बालकनी में, अब देखिए तो कितनी साफ सुथरी लग रही है। पहले कभी तो पत्ते उड़कर घर में आ जाते थे, तो कभी बारिश की वजह से पूरा घर मिट्टी मिट्टी हो जाता था। हाँ ये भी है, पर माँ जी आपको पता है ना, वो बगीचा मैंने खुद बनाया था और मुझे वो बहुत प्यारा था। प्यारा क्या होता है? उसका कोई इस्तेमाल भी तो हो। अब देखो बालकनी का सही इस्तेमाल हो रहा है। नहीं नीरू, कुछ सही नहीं है, ये अच्छा नहीं किया तुमने। अरे भाभी ठीक है, आप मुझसे पहले से इस घर में हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये घर बस आपका है और जो आपकी मर्जी आप करेंगी। ये मेरा भी घर है और ये बालकनी मेरी भी है, इसलिए मेरा जो मन करेगा मैं भी तो करूंगी। अरे चुप करो दोनों, क्या बच्चों की तरह एक बालकनी के लिए लड़ रही हो? इस लड़ाई को अब तुम आपस में अकेले ही सुलटा लो, समझी? अब मुझे कोई बालकनी के पीछे झगड़ते हुए ना मिले। नीरू बड़ी खुश होती है कि जो उसने चाहा बिल्कुल वैसा ही हो गया, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी जेठानी के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है। गौरी पूरा दिन अपने पौधों को याद करती रहती, उसे उनसे अपने बच्चों की तरह लगाव था और वो पूरा दिन दुखी रहती है। उसे जितना दुख होता है उतना ही नीरू पर गुस्सा भी आ रहा होता है। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाली, इसने मेरा पूरा बगीचा उजाड़ दिया, मैं इसका बदला तो जरूर लूंगी, पर मैं ऐसा क्या करूं कि इसको भी वैसी ही तकलीफ हो जैसे मुझे हो रही है। गौरी बालकनी में जाकर अपने पौधों को याद करने लगती है। वहां स्टैंड पर उसे नीरू के कपड़े सूख रहे दिखते हैं। कपड़ों को देखकर गौरी को और गुस्सा चढ़ता है। मेरे पौधों को फेंक कर कैसे अपने कपड़े सुखा रही है। एक काम करती हूँ, इसके सारे कपड़े नीचे गली में फेंक देती हूँ। बड़ा शौक है ना महंगे महंगे कपड़े पहनने का, सारे शौक भूल जाए। गौरी इधर उधर देखती है, उसे कोई देख तो नहीं रहा, और फटाफट नीरू के सारे सुंदर सुंदर और महंगे कपड़े कीचड़ वाली गली में फेंक देती है। कपड़े फेंकने के बाद वो बड़ा ही खुश होती है, जैसे उसके मन को अब जाकर तसल्ली मिली हो। वो जल्दी से वहां से गायब हो जाती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। अब शाम को जब नीरू अपने सूखे हुए कपड़े स्टैंड से उतारने आती है तो उसे वहां अपने कपड़े नहीं दिखते। वो अपनी सास के पास जाकर पूछती है, माँ जी क्या आपने स्टैंड से मेरे कपड़े उतार कर रखे हैं? नहीं तो मैं क्यों उतारूंगी, देख कहीं बड़ी बहू ने रख दिए होंगे। वो और मेरा काम करे, हो ही नहीं सकता। हाँ वो मेरा काम बिगाड़ जरूर सकती है। नीरू पूरे घर में अपने कपड़े ढूंढती है पर उसे अपने कपड़े कहीं भी नहीं मिलते। वो गौरी से भी जाकर पूछती है पर गौरी भी उसे ठीक से जवाब नहीं देती। बेचारी नीरू अपने कपड़े खोने का दुख मना ही रही थी कि तभी मोहित ऑफिस से घर आता है और उसके हाथ में कीचड़ से सने कपड़े देखकर नीरू वहीं चौंक कर खड़ी हो जाती है। हाय ये तो मेरे कपड़े हैं। ये नीचे कीचड़ में पड़े थे, मैंने देखा तो मैं ऊपर ले आया। कैसे कपड़े सुखाती हो तुम जो सारे कपड़े नीचे पहुंच गए?
अरे मैंने तो अच्छे से चिमटी लगाकर सुखाए थे, ये ऐसे कैसे नीचे पहुंच गए? क्या पता तेज हवा चली हो और ये उड़ गए हो। उड़ नहीं गए, उड़ाए गए हैं। आपने फेंके ना ये मेरे कपड़े नीचे कीचड़ में। मेरे इतने महंगे महंगे कपड़े सब बर्बाद हो गए। कितने मन से खरीदे थे इतने महंगे कपड़े। मुझे एक एक कपड़े से कितना प्यार था, पता भी है आपको? हाँ, जैसे मैंने एक एक पौधा मन से लगाया था, बिल्कुल वैसे ही ना। जैसे मुझे एक एक पौधा इतना प्यारा था, बिल्कुल वैसे ही ना। बोलो नीरू, बिल्कुल वैसे ही ना। मतलब आपने ही फेंके मेरे कपड़े? आप इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? खुद के साथ ऐसा हुआ तो कैसे गुस्सा आ रहा है, और जब मेरे साथ किया तो कैसे मुस्कुरा रही थी। तुमने मेरा एक भी पौधा बालकनी में नहीं रहने दिया। याद रखना, अब मैं भी तुम्हारी एक भी चीज वहां नहीं रहने दूंगी। जो भी दिखा नीचे फेंक दूंगी। देखिए माँ जी कैसे आपके सामने धमकी दे रही है मुझे। हे भगवान, मैं तो तुम्हारे इस रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गई हूँ। कल ही बोला था कि मुझे इस बात पर कोई झगड़ा ना मिले, पर तुम दोनों सुनती नहीं। एक दिन था, इस घर में इतनी सुख शांति थी, और अब तो एक पल की शांति के लिए तरस रही हूँ मैं। तो बताओ माँ जी, मैं कहाँ गलत हूँ? क्या आपको कभी मेरे बगीचे से दिक्कत हुई? नहीं ना। बल्कि आपको तो मेरा बगीचा कितना पसंद था, पर इसके आने के बाद से सारी दिक्कत शुरू हो गई। माँ जी एक बात बताओ कि पूरी बालकनी में पेड़ पौधे लगा रखे, कोई नीचे झांक भी नहीं सकता। जरा सी तेज हवा चले तो घर में सारे पत्ते उड़ाते हैं, बारिश आ जाए तो सब किचकिच हो जाता है। न कपड़े सुखाने की जगह है, न कुछ फालतू सामान रखने की। बताओ मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? तो क्या मैं गलत हूँ माँ जी? बताओ तो माँ जी। अरे चुप हो जाओ दोनों, एक शब्द मत बोलना। तुम दोनों ही सही हो, पर तुमने जो एक दूसरे के साथ किया वो बहुत गलत है। अब मैं ही इसका फैसला करूंगी कि इस बालकनी में बगीचा बनेगा या कपड़े सूखेंगे। अब तुम दोनों जाओ और मुझे सोचने दो कि मुझे क्या करना है। गौरी और नीरू अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। दोनों बस यही सोच रही होती हैं कि आखिर बालकनी किसको मिलेगी। गौरी सोचती है कि बालकनी में बगीचा बनेगा, और नीरू सोचती है कि वो बालकनी को अपने हिसाब से रखेगी। इधर ये दोनों अपना अपना सोच रही होती हैं। उधर उनकी सास को एक ऐसा फैसला लेना होता है जिसमें वो दोनों के साथ न्याय कर सके। काफी सोच विचार के बाद वो फैसला लेती हैं और दोनों बहुओं को बाहर बुलाती है। गौरी, नीरू, दोनों बालकनी में आओ। जी माँ जी। जी माँ जी। मैंने फैसला ले लिया है कि इस बालकनी का क्या करना है। अब जो मेरा फैसला है वही आखिरी फैसला है, इसे चुपचाप तुम दोनों को मानना होगा। जी माँ जी। बालकनी का ये वाला आधा हिस्सा तुम्हारा है गौरी बहू। तुम इसमें पेड़ पौधे लगाओ, सब्जियां लगाओ, जो तुम्हारा मन करे वो लगाओ। और ये वाला आधा हिस्सा तुम्हारा है नीरू बहू। अब तुम इसमें अपने कपड़े सुखाओ या सामान रखो या फिर खाली रखो, वो तुम्हारी इच्छा। मैंने इसीलिए इसमें बीचों बीच ये रस्सी बांध दी है ताकि तुम दोनों अपने अपने हिस्से में रहो और कोई लड़ाई ना हो। समझ गई दोनों या नहीं? जी माँ जी। जी माँ जी। अब आधे हिस्से में गौरी अपना वापस से बगीचा तैयार करती है और आधे हिस्से को नीरू एकदम साफ सुथरा करके खाली रखती है। एक दिन दोनों अपने अपने हिस्से में खड़ी थी। कितना सुंदर है मेरा बगीचा। मेरी बालकनी कितनी साफ सुथरी है, पर तुम ये अपने बगीचे के पत्ते जरा अपनी साइड रखो ना। अरे पत्ते है, उड़ गए होंगे। अब क्या हवा भी मेरी मर्जी से चलेगी? तुम मेरी पूरी बालकनी में से आधी हड़प कर गई और अब भी शांति नहीं है। हाँ, आप तो जैसे ये दहेज में लेकर आई थी ना। दोनों देवरानी जिठानी फिर से झगड़ने लगती है और ये देखकर मालती देवी अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, इनका कुछ नहीं हो सकता। करण अपने शहर से दूर बेंगलुरु में MBA की पढ़ाई कर रहा था, जहां उसे प्रिया मिली। प्रिया उसकी जूनियर थी, जो एक दिन उसे कॉरिडोर में रोक कर कहती है, आप ही करण हो ना? हाँ, पर हाउ डू यू नो? सेमेस्टर में 99% कौन लाता है? आपके कारण हम फ्रेशर्स पर प्रेशर आ गया है। और जहां तक रही आपकी पहचान की बात, तो पूरे कॉलेज में हर तरफ आपकी फोटो छपी हुई है। पढ़ाई में भी अव्वल, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी अव्वल, सब कुछ कैसे कर लेते हो तुम? हमें बात करते हुए 40 सेकंड हुए हैं और सीधा आपसे तुम? अब सॉरी, मैं तो यहाँ आपसे बस नोट्स लेने आई थी सर। बेटर।
और करण प्रिया को सिर्फ नोट्स ही नहीं अपना दिल भी दे बैठता है। उस दिन प्रिया को नोट्स देना करण को इतना महंगा पड़ गया कि आज वो प्रिया के कहने पर उठता है और प्रिया के कहने पर बैठता है। भैया मेरे लिए वही कटिंग चाय और पकोड़े ले आओ। करण मांगता तो चाय है पर उसके लिए आती है कॉफी और साथ में पकौड़ों की जगह पर ओट्स। ये वेटर ना अपनी वाइफ की याद में बेवड़ा हो गया है। चाय और पकोड़े मांगे तो कॉफी और ओट्स लेकर आ गया। बीवी भाग गई है तो किसी और टेबल का ऑर्डर यहाँ ला देगा क्या? ऐसे तो हमारे दिमाग में भी 10 टेंशन रहते, पर ऑफिस में 19-20 की भी गलती नहीं कर सकते हम। अभी जाकर ये ओट्स उसके मुंह पर मारकर आता हूं। तुम जाकर उसे नाश्ता चेंज करने के लिए भी बोलोगे ना तो वो नहीं करेगा, क्योंकि ये नाश्ता तुम्हें मेरे कहने पर परोसा गया है। ये चाय पकोड़े समोसे खाकर ही तुम्हारी तोंद बाहर आ गई है। अब तुम्हारे इस मोटे पेट को अंदर करने के लिए खाने में ये बदलाव करनी बहुत जरूरी है। अरे सुबह 5 बजे उठाकर तो मुझे जिम ले जाती हो, घर पर कुछ अच्छा खाने नहीं देती, सिर्फ कैंटीन में एक चाय पीकर मुझे चैन मिलता था। आज तुमने वो भी छीन लिया। काश 3 साल पहले मैंने तुम्हें नोट्स ही ना दिए होते। देते नहीं तो मैं छीन लेती तुमसे। तुमने प्रिया को जाना नहीं है। एनीवेज, अपने स्ट्रक्चर को अच्छा करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी में तुम किसी अंकल की तरह दिखो और मेरी फ्रेंड्स मुझे कहे कि पैसे के लालच में मैंने किसी चाचा से शादी कर ली। तुम्हारी गाड़ी इतनी तेज कैसे चल लेती है? अभी तक घर पर बात नहीं की मैंने और तुम सीधा शादी की बात कर रही हो। वो आपकी प्रॉब्लम है सर, क्योंकि मेरे घर पर सबको सब कुछ पता है। मैंने वो ड्रेस फाइनल कर लिया जो मुझे पहननी है, तो कैसे भी अक्टूबर में हमारी शादी हो जानी चाहिए। अब तुम कैसे अपने घर वालों से बात करोगे और कैसे शादी की डेट फाइनल करोगी, इट्स योर कॉल। करण के परिवार वाले बड़े सीधे लोग थे और अब प्रिया ने करण पर प्रेशर बना दिया था, तो उसे तो अपने परिवार वालों को इस बारे में बताना ही था। करण अपनी मम्मी को फोन लगाता है। मम्मी, मतलब मुझे ना आपसे कुछ कहना है। मतलब घर पर आप ये मत समझिएगा कि मैं आपके हाथ से निकल गया हूँ। वो तो तुम निकल ही चुके हो भैया, लड़की का चक्कर है ना, मैं तो पहले ही जानती थी मम्मी। अरे चुप रहेगी तू, बोलने देना अपने भैया को। बोल बेटा, कोई बात है क्या तेरे मन में? कोई लड़की है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, तेरी बहन तो ऐसे ही बोल रही है, चिढ़ा रही है तुझे। मत बोला करना प्रीति, बेचारा दूसरे शहर में अकेले बैठा हुआ है। दीदी मजाक करिए मम्मी जी, करण भैया ने कुछ और बताने के लिए कॉल किया होगा। बताइए ना भैया, फोन स्पीकर पर ही है, सब सुन रहे हैं। आपका प्रमोशन फॉरेन में हो गया है क्या? वहां बहुत ठंड होती है, ठंड के कपड़े जरूर लेकर जाइएगा। अरे तुम सब चुप रहोगे तब तो वो बोलेगा। बोल बेटा। प्रिया नाम की एक लड़की है, मेरे कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ती है। भैया को बताया था मैंने उसके बारे में, मेरी जूनियर थी, हम पिछले 3-4 साल से दोस्त थे। उसके घर वाले मुझे जानते हैं और अब वो लोग आप लोगों से मिलना चाहते हैं। प्रिया की भी शादी की उम्र हो गई है, तो उन्होंने सोचा किसी और से शादी से अच्छा है कि प्रिया और मेरी शादी कर दी जाए। तूने अब सोच ही लिया है तो हमें फोन करके क्यों बता रहा है? कर ले शादी। आप भी ना दिन भर अपने बेटे को याद करते रहते हैं, और जैसे ही वो फोन करता है तो ऐसी कड़वी बातें बोलने लगते हैं। बता बेटा, मैंने कुछ कड़वा बोल दिया क्या? अब ठीक है, तूने पसंद कर ली है लड़की तो कर ले शादी, हमारा क्या है, हम पहुंच जाएंगे शादी में। प्रिया ने तो अक्टूबर की डेट निकाल ही दी थी। अब इतने कम समय में क्या ही दोनों परिवार मिलते और क्या ही शादी की प्रिपरेशन हो पाती। ऊपर से दोनों वर्किंग हो तो ऑफिस से छुट्टियां मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। 2 दिन में किसी तरह बेंगलुरु में ही प्रिया और करण की शादी होती है और वहीं करण के परिवार वाले भी पहुंचते हैं। शादी के बाद सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। शादी को 6 महीने हो गए और अभी तक मेरे सारे घर वाले तुमसे मिल भी नहीं पाए। इतनी हड़बड़ी में 3 टिकट्स हुए थे, न मम्मी आई न भाभी। या दैट्स सैड बेबी, तो तुम उन्हें यहाँ बुला लो ना। अरे मैंने बोला मम्मी को यहाँ आने के लिए, पर उनका भी कहना सही है। हम दोनों ही काम पर चले जाएंगे तो वो नए शहर में इन 4 दीवारी के बीच अकेले बैठकर क्या करेंगी। अच्छा मैं क्या सोच रहा था, अभी ऐसे ही एक साथ 4 छुट्टी आने वाली है। पिछले 1 साल की भी मेरी काफ़ी सारी छुट्टियां बाकी है। ऐसे तो मेरी छुट्टियां भी बाकी हैं। तो क्या हम कहीं फॉरेन जा रहे हैं? अरे नहीं, हम कानपुर जा रहे हैं अपने घर। पूरे घर वालों को सरप्राइज भी दे देंगे और तुम अपने ससुराल में कुछ दिन गुजार लोगी। ठीक है, फिर मैं पैकिंग करना शुरू करती हूँ। वैसे कहीं वहाँ वो लोग
मुझे घूंघट में तो नहीं रखेंगे ना? अरे हम किसी गांव में नहीं जा रहे प्रिया, तुम्हें जो पहनना हो पहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिया थोड़े डाउट के साथ 4 बैग पैक कर लेती है और दोनों कानपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। दरवाजे पर अपने बेटे को देखकर विद्या खुशी से झूम उठती है। रुक रुक बेटा, तू वहीं खड़ा रहे, बहू पहली बार हमारे घर आ रही है, ऐसे ही अंदर ले आएगा क्या? अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। प्रीति, नैना, जल्दी आओ, देखो कौन आया है। घर के छोटे बेटे और बहू के स्वागत के लिए पूरा परिवार घर के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि अड़ोसी पड़ोसी भी आ जाते हैं। बहू तो बड़ी सुंदर है तेरी विद्या, इस बार भी तूने बाजी मार ही ली। हल्दी लगी ना फिटकरी और बहू आ गई, हम सबकी पार्टी ड्यू रही विद्या। जरा धीरे बोलिए ना आंटी जी, यहाँ तो नॉइज पोल्यूशन आप लोगों की आवाज़ से ही हो जा रहा है। अच्छा मॉम, मैं अभी फ्लाइट से आई हूँ ना, ज़रा थक गई हूँ, मैं जाकर रेस्ट कर लूँ। प्रिया की बात सुनकर सभी का मुंह उतर जाता है, पर बात संभालते हुए विद्या कहती है, डर गई ना तू भी? अरे ये नेचर है मेरी बहू का, इतना मजाक करती है कि क्या बताऊं। आंटी, अब पहले स्टैंड अप कॉमेडियन थी ना। अच्छा, वही मैं सोचूं, मेरे बोलने से नॉइस पोल्यूशन कैसे हो जाएगा। नैना सभी मेहमानों को नाश्ता करवाती है और धीरे धीरे सभी लौट जाते हैं। कुछ देर बाद आराम से अपनी नींद पूरी करके प्रिया अपने कमरे से बाहर आती है। उठ गए तुम दोनों, अब कुछ खा पी लो। वही ना मम्मी जी, बाहर शहर में क्या ही खा पाते होंगे दोनों, वही मैस का खाना। मैस में क्यों खाएंगे हम भाभी? पहले तो करण मेरे पास मेरे घर पर खा लेता था, फिर शादी के बाद हमने कुक रख ली। 80,000 की सैलरी है मेरी, इतनी सैलरी में एक कुक तो अफोर्ड कर ही सकती हूँ मैं। कुक क्या, झाड़ू पोछा बर्तन सब चीज़ के लिए काम वाली है, और ये सब घर गृहस्थी के काम उन्हीं औरतों को सूट करते हैं जिन्हें लाइफ में कुछ बनना नहीं है, कुछ करना नहीं है। स्पाइनलेस। अपनी देवरानी की बात सुनकर नैना को खुद के लिए बुरा लगता है, उसकी नजरें झुक जाती है। स्पाइनलेस। ऐसी बात नहीं है भाभी, ये तो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, वरना ऐश्वर्या राय इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी, पर उन्होंने अपनी बेटी को अपने करियर से ऊपर रखा। औरतों में ही तो ये शक्ति होती है कि अपना सब कुछ छोड़कर अपने घर वालों के बारे में सोच सके। तुमसे मिलने आई थी क्या ऐश्वर्या राय? नहीं ना, ये कुछ भी न्यूज़ देखकर कुछ भी मत बोला करो। पहले वो जहाँ तक पहुँची है वहाँ पहुँचे तो सही कोई। वैसे क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। वही तो, मैं एक MBA हूँ, वो भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज से पास आउट। ग्रेजुएशन का क्या है? वो तो एक दूध वाला भी कर लेता है। जब तक तुम मेरे लेवल तक पहुंचोगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि खुद के लिए सोचना कितना इंपॉर्टेंट है। घर का माहौल बिगड़ता देखकर करण घबरा जाता है। ये किन बातों पर बहस करने लगे तुम लोग? अब मम्मी बड़ी भूख लग रही है, कुछ खिलाओ ना। भाभी क्या बनाया आपने? सब कुछ रेडी है भैया, मैं तो बस आपकी नींद टूटने का इंतजार कर रही थी। ये भी घर आते ही होंगे, खाना परोसती हूँ, सभी साथ में खाना खाएंगे। नैना और प्रीति मिलकर सभी को खाना परोसते हैं। अरे वाह, खीर पूरी, क्या खाना बनाया तुमने बहू, मजा आ गया, वाह वाह वाह। सारा प्यार बस देवर के लिए, पति के लिए कोई प्यार नहीं। देख रही हो ना मम्मी, इतने दिन से मैं इसे कह रहा था पूरियां बना लो, कचौड़ियां बना लो, पर मैडम रोज वही पराठे और आलू दही की सब्जी पकड़ा देती थी। आज देवर देवरानी आए तो खीर पूरी कचौरियां दम आलू पनीर की सब्जी इतना कुछ बना दिया मैडम ने। देवरानी का नाम मत लीजिए भैया, देवरानी पढ़ी लिखी है, वो ऐसा खाना नहीं खाती, इतना ऑयली। ओह माय गॉड, मैं अपनी डाइट मेंटेन करती हूँ। अब समझ में आ रहा है करण कि तुम्हें वो कटिंग चाय और पकौड़ियों की आदत कहाँ से लगी थी। ओह माय गॉड, मैं ये नहीं खा सकती, मैं अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। अपने फ़ोन से अपने लिए ऑयल फ्री खाना प्रिया ऑर्डर कर लेती है। खाना खाते हुए सभी आपस में बात कर रहे थे कि सुमित कहता है, करण, तू LIC में लगाता है क्या पैसे? आजकल तो सभी शहर में पैसे लगाते हैं भैया, मैं तो SIP करता हूँ। SIP क्या होता है करण? आपको SIP नहीं पता भैया? ये तो आजकल 10th 12th के बच्चों को भी पता होता है। मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की ना, इसलिए मुझे कहाँ से पता होगा। व्हाट? कहाँ तक पढ़े हैं आप? पापा को जब पहली बार हार्ट अटैक आया, उस वक्त हम छोटे थे।
अटैक के बाद वो काम संभाल नहीं पा रहे थे। उस वक्त भैया सिर्फ 8th में ही थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और बिजनेस संभाल लिया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं और प्रीति तो कभी पढ़ ही नहीं पाते। बाहर MBA भी मैंने भैया के पैसों से ही किया है प्रिया। भैया सिर्फ मेरे बड़े भाई नहीं, मेरे पिता समान है। आई लाइक दिस थिंग अबाउट यू। तुम किसी को भी ना अपनी मेहनत का क्रेडिट दे देते हो। मान लो भैया ने तुम्हें बाहर भेजकर पढ़ाया, पर तुमने भी तो पढ़ाई की। जब मैं कॉलेज में आई थी उस वक्त भी पूरे कॉलेज में हर तरफ सिर्फ करण ही करण होता था। वेट, अगर भैया ने सिर्फ 8वीं पास की है तो भाभी आप कितना पढ़ी हो? मेरे पापा की तबीयत खराब चलती थी, इसलिए हड़बड़ी में मेरी शादी करवा दी गई। उस वक्त मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही थी। यहाँ पापा जी मम्मी जी ने कई बार मुझे कहा आगे पढ़ने के लिए, पर अगर मैं पढ़ाई करती तो खाना कौन बनाता। वैसे कुक रखने का भी ऑप्शन दिया था मम्मी जी ने, पर घर पर बहू होने के बाद कोई बाहर वाला आकर खाना बनाए, ये मुझे समझ में नहीं आता। खाना बनाना मुझे पसंद भी था, तो मैंने इसी को अपना काम मान लिया। किन गंवारों के बीच फंस गई हूँ मैं, माय गॉड। मतलब इस घर में सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मेरी ही है। अब समझ में आ रहा है, जो होता है अच्छा ही होता है। वरना मेरे फ्रेंड्स अगर शादी में आते और मेरे ससुराल वालों से मिलते तो न जाने मेरी कितनी इंसल्ट होती। सब कहते कि प्रिया गवारों के ससुराल गई है तू। ये कहकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। प्रिया ऐसी नहीं है मम्मी, मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ, और उसकी तरफ से मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, खास करके आपसे भाभी। मुझसे 5 साल छोटी है, बच्ची है अभी, उसकी बातों का क्या बुरा मानूंगी मैं करण। इस तरह हर दिन प्रिया की बदतमीजी बढ़ती जाती है। वो खुद को होशियार और पूरी दुनिया को गंवार समझने लगी थी, पर फिर भी उसके ससुराल वाले ना ही उसकी बात का बुरा मानते, ना ही बात का बतंगड़ बनाते। एक रात प्रिया के सोने के बाद सभी मिलकर एक मीटिंग करते हैं। परसों प्रिया का बर्थडे है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मोहल्ले में एक पार्टी की जाए। बीच में स्पेस भी बड़ा है, एक टेंट बन जाएगा। ऐसे में इन दोनों की शादी में हम ना पड़ोसियों को बुला पाए ना ही रिश्तेदारों को, और फिर 4 दिन बाद तो ये जाने वाले हैं। व्हाट अ फेबुलस आइडिया भैया। हाथ में एक ही दिन है, जिसको बुलाना है सबकी लिस्ट तैयार करते हैं और सबको कॉल करना शुरू करते हैं। कैटरिंग वालों से मैं बात कर लूँगी और केक का भी मैं देख लूँगी। मेरा एक फ्रेंड है, वो डेकोरेटर है, मैं उससे बात कर लेती हूँ डेकोरेशन के लिए। मैं गेस्ट लिस्ट तैयार कर लेता हूँ। और सभी जोरों शोरों से प्रिया की बर्थडे पार्टी की तैयारी में लग जाते हैं, और वो दिन आ ही जाता है जिसका प्रिया को बड़ा इंतज़ार था। अपनी बर्थडे का कितना इंतज़ार रहता है मुझे, पर यहाँ क्या बर्थडे मनाऊंगी इन गंवारों के बीच में। इतने सारे 4 बैग भर के कपड़े लाई थी मैं। इतने कपड़े इन पूरे परिवार के पास मिलकर भी नहीं होंगे, पर पहन कहाँ पाती हूँ मैं। तभी महेश अपनी बहू के कमरे में आता है और उसके हाथ में 2100 रुपये रखकर कहता है, करण बता रहा था आज तुम्हारा जन्मदिन है, मिठाई ला कर रखी है मैंने, याद से खा लेना बहू, और शाम को हम लोग चलते हैं बराबर घूमने। इतने कपड़े लेकर आई हो तुम, कोई अच्छा सा ड्रेस पहन लेना बिटिया। और जैसे ही शाम के 5 बजते हैं सभी तैयार हो जाते हैं। जैसे ही प्रिया गेट खुलती है तो वो बाहर देखती है कि उसके बर्थडे के लिए तो सरप्राइज रेडी है। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। नाइस। जब आप लोगों ने इतना कुछ किया ही है तो एक रिसॉर्ट बुक कर लेते। मेन सरप्राइज तो बाकी है भाभी, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स सब आए हैं। प्रिया अपने दोस्तों और घर वालों से मिलकर बहुत खुश होती है। सभी एंजॉय कर रहे थे कि फिर बारी आती है केक कटिंग की। क्या हुआ नैना, डिलीवरी बॉय अभी तक आया क्यों नहीं? सुबह से उसके इलाके में बारिश हो रही है, वो केक लेकर आएगा तो भी केक खराब हो जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूं। वैसे मैंने ना एक केक घर पर बना लिया था, यही सोचकर कि अगर केक ना आ पाया तो। अब केक वाला नहीं पहुंचा है तो वही केक ले आ बहू जो तूने बनाया था। वैसे भी केक में ड्राई फ्रूट्स तो होने ही चाहिए, हमारे ज़माने में तो ये चीज़ें होती भी नहीं थी। केक तो केक ही होता है भाई। मजबूरन नैना को एक छोटा सा केक ही टेबल पर कटिंग के लिए रखना पड़ता है। जैसे ही प्रिया उस केक को देखती है उसके तो होश उड़ जाते हैं, वो उसे उठाकर फेंक देती है। गंवारपंती की भी हद होती है भाभी, ये केक लेकर आई आप?
ये जरूर आपने ही बनाया होगा। थर्ड क्लास औरत की थर्ड क्लास पसंद। जैसे ही प्रिया ये कहती है, उसकी माँ भरी पार्टी में उसे जोरदार तमाचा झड़ देती है। जब से मैं यहाँ आई हूँ, सारे पड़ोसी मुझसे तुम्हारी चुगली कर रहे हैं कि हम तो अपनी बहू को कभी भी प्रिया के आसपास नहीं जाने देते, कि कहीं उसका साया भी पड़ गया और हमारी बहू उसके जैसी हो गई तो बुढ़ापे में हम तो वृद्धाश्रम में दिखेंगे। पर मैंने उन लोगों की बात नहीं मानी, क्योंकि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी बढ़ चढ़ कर तारीफ कर रहे थे। पर मुझे दिख गया कि वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। माफी मांगो अपनी जेठानी से तुम। और इस लड़की की बदतमीजी का इल्जाम आप पर भी जाता है समदन जी। शादी हो गई है इसकी तो अपने पास रखिए इसे। ऐसे बेंगलुरु में अपने पति के साथ अकेली रहेगी तो अपनी मर्जी से जिएगी, तो ऐसा ही व्यवहार करेगी ना। अब से आप महीने के 15 दिन इसे अपने पास रखें, या फिर आप और भाई साहब 15 दिन इसके पास वहां बेंगलुरु में रहिए। ये क्या बोल रही हो मम्मी तुम? वही जो तुम सुन रही हो। तुम्हारी इस हरकत के बाद मैं यहाँ किसी से नजर मिलाने लायक नहीं बची। ये संस्कार दिए थे मैंने तुम्हें। समधी जी, समधन जी, अब ये मेरी बेटी कम आपकी बहू ज्यादा है। इसे लाइन पर लाने के लिए आपको जो चीज सही लगे आप कर सकते हैं। और एक एक कर सभी पार्टी से वापस लौट जाते हैं और अपनी ही बर्थडे पार्टी में प्रिया अकेली रह जाती है। कुछ देर बाद उसकी जेठानी नैना उसके पास आती है। जो हुआ उसे भूल जाओ प्रिया, अभी तुम्हारा बर्थडे खत्म होने में 3 घंटे बाकी है। सब तैयार तो है ही, चलो हम बाहर चलते हैं। आप कितनी महान है भाभी, सभी के सामने मैंने आपकी इतनी इंसल्ट की, फिर भी आप मुझे लेने आई हैं। मम्मी ने ठीक ही कहा, ज्यादा आज़ादी मिल गई है ना, मैं बिगड़ गई हूँ। प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है और अपने सारे परिवार वालों से हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफ़ी मांगती है। और इस दिन के बाद वो कभी भी अपनी गलती नहीं दोहराती।